आओ बच्चों अब एक और लोकस की चर्चा करते हैं। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो पहले इसको समझते हैं भी ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है इसका। जेड माइनस जेड वन का मोड मतलब कि जेड का जेड वन से डिस्टेंस, यहां जेड का जेड टू से डिस्टेंस और उसका सम कोई कांस्टेंट के है। ऐसे समझो भाई, जैसे एक पॉइंट ए है जेड वन, पॉइंट बी है जेड टू और एक वेरिएबल पॉइंट पी है जिसको कहा जेड। तो यहां सिंपली ये लिखा हुआ है कि भाई पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है। मतलब कि एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से, एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है। ये तो किसी का डेफिनेशन लग रहा है भैया। हाँ, ये तो इलिप्स का डेफिनेशन है। इलिप्स का डेफिनेशन ही तो होता है, यदि किसी पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट हो तो वो उस पॉइंट का लोकस एक इलिप्स होता है। पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यदि हो, और उसमें बच्चों ये जो ए और बी होंगे ये उसके फोकाई होते हैं, ए और बी उसके फोकाई होते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है, मतलब जैसे ये ट्रायंगल बना ना, ऐसा ट्रायंगल बनना चाहिए, ये बनना बहुत जरूरी है, तभी तो इलिप्स बनेगा ना, ऐसे ऐसे घूम के। और ये ट्रायंगल का फॉर्म होगा तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब पी ए प्लस पी बी जब ए बी से बड़ा होगा, मतलब पी ए प्लस पी बी जब ए बी से बड़ा होगा तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा तो इसका लोकस एक एलिप्स आएगा। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है भैया जी? ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा रे? एलिप्स को। लेकिन कब? जब k का वैल्यू ए बी से बड़ा होगा, और ए बी कौन है भाई? ए बी है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो यदि k का वैल्यू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा हुआ तो ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और उसमें फोकाई क्या होंगे? फोकाई होंगे जेड वन एंड जेड टू, फोकाई होंगे जेड वन और जेड टू। इसका इसेंट्रिसिटी भी हम निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बच्चों क्या आने वाला है? इसेंट्रिसिटी देखो कैसे निकलेगा बच्चों। जो पी ए प्लस पी बी होता है, यदि आपने याद किया हो भाई इलिप्स में, पी ए प्लस पी बी ना 2a के बराबर होता है, और जो ए बी होता है, ए बी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, वो 2ae होता है। तो यहां से e का वैल्यू कैसे निकलेगा? ए बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, और ए बी कौन है? मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, और पी ए प्लस पी बी कौन है? वो तो k है। सो इट्स मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन k। ये बच्चों होगा इसका इसेंट्रिसिटी। ये बात नंबर एक हुई जी। अब बात नंबर दो की करता हूं बच्चों। यदि k ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू नहीं हुआ, कुछ और हो गया, अभी कुछ और क्या हो सकता है? कुछ और ये हो सकता है इक्वल टू हो जाए। भाई दो नंबर से कंपैरिजन में तीन ही तो बातें होती हैं। जब k और मॉड जेड वन माइनस जेड टू कंपेयर कर रहे हैं तो तीन ही ना केस बनेंगे, या तो k बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, या तो k इससे छोटा होगा। तो बड़े वाला केस देख लिया, इलिप्स बन गया है। अब बराबर कर देता हूं, तो k बराबर मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो क्या बनेगा? इसका मतलब क्या हो? पहले डिस्कशन खत्म हुआ, अब दूसरा डिस्कशन शुरू करता हूं भाई। इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी है। पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी है। ऐसा कब होता है भाई? पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी तो तब होगा बच्चों जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे। यहां डायग्राम से देखो, ये बच्चों ए है, ये बच्चों बी है, तो ये पी यहां इनके बीच में कहीं होना चाहिए, तभी तो पी ए प्लस पी बी ए बी के इक्वल आएगा। तो अब जो पी होगा वो इस लाइन सेगमेंट पे ही लाई करेगा। ये जो लाइन सेगमेंट है इनको ज्वाइन करने वाला, इस पे ही लाई करेगा बच्चों। तो यदि k इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन सेगमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? लाइन सेगमेंट। और कौन सा लाइन सेगमेंट है? ए बी।
ए बी, जो डायग्राम में ए बी दिख रहा है, मतलब Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। बात नंबर 3 बच्चों आ गई है, यदि k का वैल्यू लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 हो गया, इसका मतलब समझते हो क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि PA प्लस PB लेस देन AB हो गया। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है भाई। PA प्लस PB लेस देन AB कैसे हो सकता है भाई? यदि ट्राइंगल की बात करूं तो सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक लाइन में होंगे तो भी नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होना पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट P हो ही नहीं सकता जिससे कि PA प्लस PB AB से छोटा आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन में कोई कर्व नहीं बनेगा, नो कर्व। तो पूरा डिस्कशन भी आपको समझ में आ गया। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा यदि K ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, और ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा यदि K इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, और यदि K लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है तो ये कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, कोई कर्व नहीं बनेगा बच्चों। तो ये बच्चों इलिप्स के बारे में आपने जान लिया है। अब सेम ऐसी बातें मैं हाइपरबोला की कर लेता हूं और फिर आगे चलते हैं क्वेश्चंस करने। भाई हाइपरबोला का डेफिनेशन याद कर लो रे। इलिप्स में जैसे क्या था, एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता था। हाइपरबोला के केस में ऐसे ही दो फिक्स पॉइंट का एक वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसी की चर्चा करते हैं बच्चों। रिप्रेजेंट्स, डायग्राम बना के देख लेता हूं क्या मतलब है जी इसका। कहानी बिल्कुल वैसी के वैसी है भाई। दो पॉइंट्स हैं A और B, इधर एक वेरिएबल पॉइंट है P, ये है Z1 और ये है Z2, ऐसे ऐसे मिला लिया। यहां क्या कहा है, ये बच्चों हो गया PA, ये हो गया PB, तो कहा है PA माइनस PB इज इक्वल टू कांस्टेंट है बच्चों। जब एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उसका लोकस एक हाइपरबोला होता है। लेकिन वो तभी होगा जब ये ट्रायंगल बने। अब ये ट्रायंगल बनने के लिए क्या कंडीशन होगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए। मतलब K किससे छोटा होना चाहिए, AB से छोटा होना चाहिए। यदि K का वैल्यू AB से छोटा होगा तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, तभी लोकस आपका हाइपरबोला आएगा बच्चों। तो पहली बात इसमें मैं क्या लिख रहा हूं रे, ये बनेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला लेकिन कब बनेगा भैया रे, जब K छोटा होगा AB से। अरे AB कौन है भाई, AB है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। और बच्चों इस हाइपरबोला के फोकाई क्या होंगे, Z1 और Z2, और इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, वही आपका मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन K, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन K, जैसा इलिप्स के लिए निकाला था बिल्कुल सेम वैसा ही बच्चों। बात नंबर 2 आई है रे बच्चों, यदि K का वैल्यू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के इक्वल हो गया तो क्या होगा। दूसरा डिस्कशन, उसका मतलब यह हुआ कि PA माइनस PB इज इक्वल टू AB हो गया। PA माइनस PB इक्वल टू AB, इसका मतलब तो यह हुआ कि P, A और B एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। लाइन को डिस्कस करिए। ये बच्चों हमारा यहां है A, यहां है हमारा B। अब पॉइंट P कहां हो जिससे कि PA माइनस PB AB के बराबर हो जाए, तो पॉइंट P को तो इधर होना पड़ेगा भाई। यहां यदि कहीं पॉइंट P होगा तो PA माइनस PB AB के इक्वल आ जाएगा। तो जो अपना पॉइंट P है इससे इधर कहीं भी हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। तो इसका लोकस क्या हुआ, इधर से लेके इधर वाला, और यदि PB माइनस PA बनाएंगे तो इधर वाला भी आ जाएगा। ठीक है भी। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, और जब लाइन सेगमेंट का लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक रे कहते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक रे को रिप्रेजेंट करेगा। बात नंबर 3, यदि k का वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 हो गया, मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है होना, तो फिर कोई कर्व नहीं बनेगा, नो कर्व, कोई कर्व बच्चों नहीं बनेगा। तो ये जी बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है इफ a इज ग्रेटर देन 0। बच्चों जैसे आप बोलते हैं a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यह हुआ कि a कोई रियल नंबर है। भाई रियल नहीं होता तो 0 से कैसे इक्वेट कर सकते थे ना। इफ a ग्रेटर देन 0 एंड द इक्वेशन mod of z minus a square plus mod of z minus 2a is equal to 3 represents an ellipse, then find a बच्चों फाइंड करना है आपको। तो देखो भाई आपको दिया है z माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2a इक्वल्स टू 3, ये एक एलिप्स है। अब एलिप्स के लिए हमने क्या कंडीशन सीखा, हमने सीखा है कि मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू k। एलिप्स तब होता है जब k का वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से ग्रेटर होता है। तो भाई वही कंडीशन में यहां यूज करूंगा, तो यहां जो 3 है वो ग्रेटर होना चाहिए मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये हो गया z1 और ये हो गया z2, माने कि a स्क्वायर माइनस 2a। तो 3 ग्रेटर होना चाहिए मॉड a स्क्वायर माइनस 2a से, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a लेस देन 3। अब बच्चों मोड हटाना में आती है प्रॉपर्टी, एक हमने सीखा हुआ है। अरे ये प्रॉपर्टी ना आता है क्या, मोड x लेस देन a हो तो x का वैल्यू माइनस a से a के बीच में होगा। तो वही प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2a ग्रेटर देन माइनस 3 और लेस देन 3। अब बच्चों इस इनइक्वालिटी को मैं दो पार्ट में सॉल्व कर लेता हूं। एक बार a स्क्वायर माइनस 2a ग्रेटर देन माइनस 3 और फिर a स्क्वायर माइनस 2a लेस देन 3। ये बच्चों यहां क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहां बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 लेस देन 0। इस वाले को पहले सॉल्व कर लेता हूं मैं। इसके ना फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, a माइनस 3 और a प्लस 1 लेस देन 0। वेवी कर्व भाई आपको आता ही है बनाना, तो वेवी कर्व से इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो एक वैल्यू आएगा -1, एक आएगा बच्चों 3, इधर प्लस माइनस प्लस, अपने को तो माइनस वाला चाहिए, लेस देन 0 है। ये वाला यदि मैं रिलेशन देख रहा हूं ये तो ऑलवेज ट्रू है। नहीं पता चला कैसे, अरे नादानो ऐसे लिख लो a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये बच्चों ऑलवेज ट्रू है। तो बच्चों यहां से जो a का वैल्यू है वो आ गया -1 से 3, क्या आ गया रे, a का वैल्यू -1 से 3 आ गया। लेकिन सवाल में तो क्या दिया है, सवाल में दिया है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू तो लेने हैं नहीं मुझे, तो कहां से शुरू करूंगा लेना, 0 से शुरू करूंगा। देयरफॉर a बिलोंग्स टू 0 to 3। तो बच्चों a का वैल्यू 0 से लेके 3 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन में कहा है इफ मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, then the range of values of mod of z minus 4h। ऑप्शन है जी आपके पास 0 से 8, 1 से 9
क्लोज इंटरवल है जी 1 से 9, और बच्चों 0 से 8 ये क्लोज इंटरवल है, और 5 से 9 ये भी क्लोज इंटरवल। देखो जी, अब भाई बच्चों इसको ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। मॉड ऑफ z -1 प्लस मॉड ऑफ z + 3 लेस देन इक्वल्स टू 8। लेस देन को छोड़ो, आप इक्वल्स टू की बात करो, तो यदि मॉड ऑफ z -1 प्लस मॉड ऑफ z + 3 इक्वल्स टू 8 होता तो ये क्या बनता? ये तो इलिप्स लग रहा है मुझे। मॉड z - z1 प्लस मॉड z - z2 का फीलिंग दे रहा है, तो ये इलिप्स लग रहा है भाई। अब बस में ये देखना है कि जो मॉड ऑफ z1 - z2 है, मॉड ऑफ z1 - z2 वो 8 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? भाई z1 का वैल्यू 1 हो गया, z2 का वैल्यू -3 हो गया, तो उनका डिफरेंस करूंगा तो 4 आएगा, और यहां तो 8 लिखा है, मतलब ये उससे बड़ा है। इसका मतलब ये क्या है? एक इलिप्स है। ये बच्चों एक इलिप्स है। तो इलिप्स को बना लो। इलिप्स का एक फोकस होगा 1 पे और एक होगा -3 पे। इलिप्स बच्चों मैंने बना दिया है। ये इसका हो गया मेजर एक्सिस। इसका एक फोकस है -3,0 पे और एक फोकस है 1,0 पे। भाई ये जो Z1 Z2 होते हैं यही तो उसके फोकाई होते हैं ना। और ये जो इक्वल टू में लिखा होता है ये 2a को रिप्रेजेंट करता है। तो a का वैल्यू यहां से मुझे मिल गया है, a का वैल्यू 4 है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट खोजो रे, कितना है? मिड पॉइंट मुझे यहां लग रहा है, और ये है -1,0। तो यहां इसका दूसरा एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ये -1,0, और ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो 4 के बराबर होगा। a का वैल्यू 4 है ना, तो -1 से आगे 4 चलोगे तो मुझे लग रहा है शायद 3,0 पे पहुंचूंगा। इधर जाऊं भाई, -1 से 4 इधर जाऊंगा, मुझे लग रहा है -5,0 पे पहुंचूंगा। भाई ये भाई इलिप्स बन के तैयार हो गया हमारा। अब देखो जी, जो मॉड z -1 प्लस मॉड z + 3 लेस देन इक्वल्स टू 8, हम लेस देन इक्वल्स टू 8 कहते हैं, तो इसका मतलब इलिप्स के अंदर वाला पार्ट है और बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। तो z इस इलिप्स के अंदर लाई करता है या इसकी बाउंड्री पे लाई करता है? आपसे पूछा गया मॉड ऑफ z -4, मॉड ऑफ z -4, इसका मतलब क्या हुआ कि z का 4 से डिस्टेंस, z का वही 4 कहां है इसमें? 4 तो यहां, ये रहा भैया 4, ये है 4। थोड़ा सा इधर को देखो, ये है बच्चों आपका पॉइंट 4, और z कहां है? इस इलिप्स पे है या इसके अंदर है? तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो मॉड ऑफ z -4, यदि मैं इस पॉइंट का नाम p रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम a रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम b रख देता हूं, तो जो मॉड ऑफ z -4 है उसका वैल्यू तो बच्चों pa और pb के बीच में ही रहने वाला है। उसका मिनिमम वैल्यू pa होगा और मैक्सिमम वैल्यू pb बच्चों होने वाला है। तो भाई pa और pb का वैल्यू बस लिख दो आप। pa ऐसे ही देख लो यार, ये 40 है, ये 30 है, तो 1 ना हो गया क्या? ये 1, ये देखो जी ये 4 है और ये -5 है, तो 9 आ गया डिस्टेंस, ये आ गई। तो मॉड ऑफ z -4 का जो वैल्यू होगा वो 1 से 9 तक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट बच्चों हो जाएगा। आइए और करते हैं एक और ऐसे बढ़िया सा क्वेश्चन में बच्चों कुछ ऐसा कहा गया है रे, इफ मॉड ऑफ z1 -3 लेस देन और इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ z2 -1 प्लस मॉड ऑफ z2 + 1 इज इक्वल टू 3, देन range of mod of z1 - z2 is। तो यहां देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन बनाया है। mod of z1 -3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये z1 एक सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर 3 पे है और रेडियस 4 है, और तो z1 उस सर्कल पे है या उसके अंदर लाई करता है। ये देखो जी, ये एक इलिप्स का इक्वेशन दिखाई दे रहा है मुझे, जिसका एक फोकस 1 पे है, एक -1 पे है, और उसके 2a का वैल्यू 3 है। तो पहले मैं इलिप्स बना लेता हूं, बाद में सर्कल बनाता हूं। इलिप्स बच्चों मैंने बनाया है, ये बच्चों बना दिया है इलिप्स। इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही है। एक फोकस है -1,0 पे और एक फोकस है 1,0 पे।
तो इनका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही आ रहा है, तो सेंटर ओरिजिन पे ही है। अब बच्चों इसमें जो a का वैल्यू है वो 3/2 है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 3/2, 0 होगा, इधर -3/2, 0 होगा। अब बच्चों एक सर्कल मुझे बनाना है, सर्कल थोड़ा मुश्किल है भी बनाना। सर्कल का सेंटर है अपना 3,0 पे और उसका रेडियस है 4, 3,0, तो इधर आगे बनेगा। डायग्राम थोड़ा कोने में बना दिया मैंने, चलो इधर को कर लेता हूं थोड़ा सा। यहां ये मान लो जी, यहां है अपना 3,0, यहां रखना है बच्चों हमें क्या, सर्कल का सेंटर, और रेडियस रखना है 4। भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 बन रहा है, तो वो तो यहां तक पहुंचेगा, तो सर्कल यहां तक बनेगा। ये भाई बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल है भाई, ऐसा ऐसा सर्कल बच्चों बनेगा। इधर में जगह थोड़ी कम पड़ गई तो ऐसे ही घुमा लाता हूं वापस, सही है जी। ये देखो, तो यहां से ये पास करेगा -1,0 से। अब देखिए कहानी को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको कहा गया है जो Z1 है वो इस सर्कल, यूज बड़ा सा सर्कल है, इस पे लाई करता है या तो इसके अंदर लाई करता है, और Z2 इस इलिप्स पे लाई करता है। और मोड ऑफ Z1 - Z2 मतलब एक पॉइंट आपको इलिप्स पे लेना है और एक पॉइंट इस सर्कल पे लेना है या इसके अंदर लेना है, तो उनका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब बच्चों देखो, यदि मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट, ये आपका कहां लाई कर रहा है, इलिप्स पे भी लाई कर रहा है, ये सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो कितना आ रहा है, 0। तो जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम मॉड ऑफ Z1 - Z2 वो तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों कर्व इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं ना भाई, तो मिनिमम तो 0 आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम कितना आएगा, वो पॉइंट मुझे देखना है जो एक पॉइंट इलिप्स पे है और एक सर्कल पे है और बहुत दूर है, सबसे दूर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। सर्कल का इधर कोने वाला ले लो, दिख रहा है क्या कोना, इधर ये कोने वाला ले लो सर्कल, और ये कोने वाला ले लो आप इलिप्स का पॉइंट। ये है -3/2, 0, और ये पता है क्या होगा, सेंटर 30 पे था और रेडियस 4 था, तो ये वाला पॉइंट यहां 7,0 होगा। तो 7,0 का जब -3/2, 0 से डिस्टेंस लेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया जी 7 -3/2, ये बच्चों मुझे लग रहा है 17/2 आ जाएगा। तो रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ मोड ऑफ Z1 - Z2 इज 0 से 17/2। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो आपको अंदाज हो गया जी किस तरीके क्वेश्चन इलिप्स या हाइपरबोला से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों जो याद करने वाली बातें थी वो सब खत्म हो गई। इसके अलावा भी माने कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें आपको लोकस निकालना हो जेड का, तो फिर क्या करेंगे, फिर घबराना मत भैया, जेड को आप x + i रखना और निकाल लेना लोकस क्या आने वाला है भाई, ठीक है नहीं। आइए करके दिखाता हूं कुछ क्वेश्चन। एक लोकस का क्वेश्चन होता है वो बड़ा अच्छा है। इफ z इज इक्वल टू w + 1/w एंड मोड ऑफ w इज इक्वल टू r, मतलब कि कांस्टेंट है, देन लोकस ऑफ z, देन लोकस ऑफ z। देखो जी इसकी चर्चा करनी है। z इक्वल टू w + 1/w है बच्चों, और w का जो मॉडुलस है वो कांस्टेंट है, तो z का लोकस क्या होगा ये भाई आपको बताना है। तो इसमें क्या करना है, देखो हमने याद तो है नहीं भी इसका क्या होता है, तो इसको आप z को x + i रखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों यहां आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि जो हमारा w है, जो w है बच्चों उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो w को हम कुछ यहां लेट कर सकते हैं, क्या लेट कर सकते हैं भाई, एक तो है वैसे a + i भी लेट कर सकते हैं, और या तो उसका पोलर फॉर्म में लेट कर लीजिए, क्योंकि मॉडुलस तो गिवन ही है, तो फिर एक ही अननोन रहेगा आर्गुमेंट। तो z को तो मैं x + i लिख लूंगा, और w को मैं लिख लेता हूं r, मॉडुलस दिया है r e⁻i²। तो 1/w बन जाएगा 1/r e⁻i², सही। मतलब कि r e⁻i² + 1/r e⁻−i²।
इधर है भाई x प्लस आयोटा वाई। यदि मैं इसको कॉस साइन में लिख देता हूं यूलर्स फॉर्मूला यूज करते, तो ये बन जाएगा नहीं r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन r कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब बच्चों इसमें रियल वाले में एक साथ यदि कर लेता हूं तो ये बन रहा है r प्लस 1 अपॉन r कॉस थीटा, और इमेजिनरी वाले क्या बन रहे हैं जी r माइनस 1 अपॉन r साइन थीटा, और इधर क्या है जी x प्लस आयोटा y है बच्चों। अभी क्या करने का रे, कंपेयर कर दो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो। तो x का वैल्यू r प्लस 1 अपॉन r कॉस थीटा आ जाएगा, और y का वैल्यू r माइनस 1 अपॉन r साइन थीटा बच्चों आ जाएगा। तो क्या बोला रे, x का वैल्यू r प्लस 1 अपॉन r कॉस थीटा, और y का वैल्यू r माइनस 1 अपॉन r साइन थीटा बच्चों आ गया है। ये बच्चों वैल्यू आ गई है। अब यहां इसमें कुछ केस बनाएंगे। पहला केस, इफ r इज इक्वल टू 1, बच्चों यदि r का वैल्यू 1 हो गया तो x का वैल्यू 2 cos थीटा हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब तो ये रियल एक्सिस हुआ। x का वैल्यू 2 cos थीटा है, इसका मतलब कि ये -2 से 2 होगा। तो यहां लोकस अपना क्या आ गया है, तो लोकस आ गया है हमारा रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का हो या एक्स एक्सिस का हो एक ही बात है। और यदि और थोड़ा डीपली मैं इस बात को समझूं तो पूरा रियल एक्सिस नहीं है, कहां से लेके कहां तक है, -2 से 2 तक, -2 से 2 तक, ये जी -2,0 से 2,0 तक है जी, ये अपना एक्स एक्सिस, यही वाला पार्ट है। यही वाला पार्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि x का वैल्यू 2 cos थीटा है, तो x का वैल्यू भी -2 से 2 तक जाएगा। y हमेशा 0 रहना है तो x एक्सिस पे रहेगा, तो लोकस रियल एक्सिस होगा -2 से लेके 2 तक वाला। अब दूसरी बात बच्चों, यदि r का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो अब क्या करना होगा आपको, अब इसमें से cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां से cos थीटा का वैल्यू निकाल लो, वहां से sin थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन r प्लस 1 अपॉन यार और साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा y अपॉन r माइनस 1 अपॉन r। अब बच्चों इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये बन गया है एक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 अपॉन r होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर का वैल्यू हो गया जी, प्लस साइन स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 अपॉन r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आ गया है इक्वेशन लॉकस का। अब बच्चों इसको पहचानो रे, अरे बच्चों इसको पहचानो, ये कौन है, मुझे तो ये इलिप्स लग रहा है। आपको देखो, आपको क्या लग रहा है, इलिप्स लग रहा है ना, तो ये इलिप्स है, ये एक इलिप्स है। तो यदि मोड आर मतलब आर का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हुआ तो फिर जो पॉइंट है हमारा उसका लोकस एक इलिप्स होगा, और ये एक स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है। ध्यान से आप देख रहे होंगे तो स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है, मतलब कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, सेंटर ओरिजिन पे लाई करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इलिप्स ये बनेगा। इसमें मैं एक बात और निकाल सकता हूं, एक बात क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है जी, फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2AE, 2AE होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2, और AE पता है क्या होता है इलिप्स के लिए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बच्चों a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, इन दोनों को माइनस कर दो, ध्यान से देखो दोनों को माइनस करके मुझे लग रहा है 4 आएगा, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 4, तो इसका वैल्यू 4 आ गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 4 होगा बच्चों। और बच्चों जिसमें फोकाई ही पता करना चाहूं तो फोकाई क्या होता है, AE,0 और -AE,0 होते हैं। AE का वैल्यू देखो तो 2 आ रहा है, तो इसके फोकाई होंगे 2,0 एंड -2,0। एक ये लोकस है, बहुत अच्छा है, इसे 1-2 बार जेईई एडवांस में सवाल भी पूछा गया है इस तरीके का बना के, तो ऐसा क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर सकते हैं।
तो हम बेसिकली इसे क्या समझाना चाह रहे हैं, यदि आपको कोई याद किया हुआ नहीं आता, जैसे ये जो सवाल था हमारा z इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस 1/w, आपको याद नहीं था कि मोड w यदि कांस्टेंट है तो z का लोकस क्या होगा, तो हमने क्या किया, z को x प्लस आयोटा y माना, इसको कुछ और माना, वही अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और फिर x और y में रिलेशन ला दिया। ऐसी क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकते हैं, या w माइनस 1/w लिख दिया जाए, फिर w का मोड कुछ दे दिया जाए आपको, उसको भी ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है, या कोई और भी क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। तो यदि वो आपको याद नहीं है लोकस, तो सिंपली आप क्या करेंगे, z को x प्लस आयोटा y पुट करके सॉल्व कर देंगे बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन चलो और कर लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त समझा जाएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है भाई, इफ mod of z minus 2 minus iota, mod of z minus 2 minus iota equals to mod z sin pi by 4 minus argument of z, तो इसका लोकस आपको बताने क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरा लिख देता हूं चलो। देन फाइंड लोकस ऑफ z, फाइंड लोकस ऑफ z। तो भाई यहां मैं देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता भाई ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, याद किया नहीं है मैंने, तो घबराना नहीं है, आप z को x प्लस आयोटा y पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूं, तो वहां मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं हो रही, मुझे समझ में आ रहा है कि ये z का 2,1 से डिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है इसको थीटा लेट कर लो, let argument of z is equal to theta and z is equal to x plus iota y। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आ गया है y अपॉन x, tan थीटा का वैल्यू y अपॉन x बच्चों आ गया है। अब वहां चलिएगा, तो यहां मैं लेफ्ट साइड को ऐसे ही लिख देता हूं, क्योंकि उसको तो मैं कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर ही पाऊंगा। ये है मोड z साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब इसमें क्या करो, आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2, ये बच्चों बन जाएगा। अब देखिएगा इधर राइट साइड को ही फोकस रखो आप, ये है 1/√2 को तो छोड़ो आप, मोड z कॉस थीटा माइनस मोड z साइन थीटा अपॉन √2। भाई आपको पता है मोड z cos थीटा क्या होता है, अरे मोड z cos थीटा ही तो x होता है, भूल गए? अरे देखो यार, देखो एक बार, ये देखो जी, यहां आपका z है, ये डिस्टेंस क्या होगा मोड z, ये वाला एंगल कितना होता है थीटा, यहां से जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये x होता है और ये y होता है। तो x बराबर क्या होता है, मोड z cos थीटा ही तो होता है, मोड z को r समझ लो, r cos थीटा कहते थे, तो ये x है और ये y है। तो ये बेसिकली क्या बन गया है, ये बन गया है x माइनस वाई अपॉन √2, x माइनस वाई अपॉन √2, और इधर क्या बन गया है अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बच्चों बन गया। देखो अब इसको पहचानो रे ध्यान से, ये कौन है, अरे लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में एक लाइन से डिस्टेंस लिखा हुआ है, x माइनस वाई अपॉन √2, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस तो क्या होता है रे बच्चों, पैराबोला होता है। और ये जो पैराबोला है, यदि इसको मैं और बात करना चाहूं इसके बारे में, तो मैं बता सकता हूं कि इस पैराबोला का फोकस कहां है। इसका फोकस है 2,1 पे, और मैं ये भी बता सकता हूं कि इसका डायरेक्ट्रिक्स कौन है, इसका डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस वाई बराबर 0। भाई फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम हुआ करता है ना, तो फोकस 2,1 है और डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है बच्चों। तो यहां से वापस से आपको चीजें क्लियर हुई। यदि आपको नहीं पता है कि गिवन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आप z को x प्लस आयोटा y पुट करके सॉल्व कर लें, अपने आप कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा और उससे पता चल जाएगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो बच्चों हमने पूरा ज्योमेट्री सीख लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। बातें करने को बाकी बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं,
जैसे हमने आपको बताया था, जितना भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है वो सारी बातें आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे दो सर्कल हैं, वो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, टच करेंगे उसके लिए क्या कंडीशन, कैसे बना सकते हैं, लेकिन उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और यदि पूछे भी जाएं तो घबराना नहीं, आप सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके, और वही फॉर्मूले यूज कर दीजिए जो आपने सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, मेहनत से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।